टॉपिक है वो है डिविडेंड डिसीजन। तो हम देखेंगे कि डिविडेंड किसे कहते हैं, कैसे ये पे की जाती है और इसकी क्या थ्योरी है। इसकी दो प्रकार की थ्योरी है, इररेलेवेंस एंड रेलेवेंस। आज जो हम कवर करेंगे वो इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड पेमेंट की कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम डिविडेंड की डेफिनेशन। द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्रॉफिट अमंग इट्स शेयर होल्डर। मतलब वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, टू द इन्वेस्टर, जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, उन जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, उनको जो आपका पूरा प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो जो इन्वेस्टर्स हैं नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, ताकि उनकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो जो कंपनी है, अब देखिए एक तरफ तो शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि उन्हें मैक्सिमम रिटर्न मिले जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, और यहाँ कंपनी क्या चाहती है कि अगर तो उसके पास कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है तो उसमें पैसा वो री इन्वेस्ट कर दे और जो डिविडेंड देना है। अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो चलो वो तो डिविडेंड तो देना ही है शेयर होल्डर्स को, बट इफ इट हैज अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, देन इन दैट केस कंपनी नीड्स मनी टू री इन्वेस्ट इन दीज काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये कंपनी जो है सारा अगर जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड में, देन इन दैट केस कंपनी को जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए बाहर से लोन लेकर उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसका भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है लॉस किसको पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को पड़ेगा। प्रकार से जो डिविडेंड पॉलिसी किसी भी कंपनी की वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो इफेक्ट करती है बोथ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एज वेल एज टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। एक तरफ कंपनी के जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है उसके ऊपर इफेक्ट करती है, एक तरफ जो शेयर होल्डर्स से रिटर्न आनी है मैक्सिमम रिटर्न, उसको भी इफेक्ट करती है। तो इससे क्या होता है कि फर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हुआ है और जो आपका रिटेन अर्निंग है उसमें एक इक्विटेबिलिटी आ सके, इस तरीके से डिविडेंड पॉलिसी बननी चाहिए। तो डिविडेंड जो है इट्स अ राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो सरप्लस, अगर कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट है तो उन पर जो शेयर होल्डर्स है उनका पूरा अधिकार है। तो क्योंकि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है तो नेचुरली दे हैव द राइट टू हैव द फेयर राइट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो उनके पास पूरा ये फेयर राइट है कि दे शुड रिसीव द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो इसीलिए कंपनी जो है उसे एक रीजनेबल अमाउंट एज डिविडेंड जो है शेयर होल्डर को जरूर देना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर ने रिस्क ली है, पैसा इन्वेस्ट में किया है कंपनी में, तो वो जो रिस्क बियर किया है उसका भी उन्हें कुछ ना कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। और जो डिविडेंड डिसीजन है एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ द फर्म कैन बी मैक्सिमाइज अगर जो है आप शेयर होल्डर की वेल्थ को ज़्यादा करते हैं, तो आपका जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो भी। एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि हाँ भाई अगर आप डिविडेंड देते हैं तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के ऊपर या वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट प्राइस के ऊपर, और एक स्कूल ये कहता है कि नहीं, चाहे आप डिविडेंड दें चाहे आप ना दें, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर के ऊपर या वैल्यूएशन ऑफ द शेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आज हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे इररेलेवेंस थ्योरी। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे रेलेवेंट थ्योरीज। तो इररेलेवेंट अप्रोच जो है वो सबसे पहले इसको हम बांट सकते हैं इररेलेवेंट कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड में। सबसे पहला अप्रोच है रेसिजुअल अप्रोच। अब देखिए रेसिजुअल अप्रोच क्या कहता है। इस थ्योरी के अनुसार डिविडेंड डिसीजन हैज नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स और द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। इसके अनुसार hence it is irrelevant so far as the valuation of the firm is concerned। ये जो थ्योरी है ये सोचती है या ये इसके व्यू है
कि डिविडेंड डिसीजन एज इज ए मेयर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन बिकॉज द अर्निंग्स अवेलेबल मे बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर री इन्वेस्टमेंट। बट अगर अपना फंड जो है बिजनेस में नहीं मिल रहा है, दे मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। Thus, the decision to pay dividend or retain the earning may be taken as a residual decision. ये theory assume करती है कि investor जो हैं they do not differentiate between dividend and retention by the firm. ये assumption के ऊपर चल रही है कि चाहे firm आपको dividend दे रही है चाहे retain, क्योंकि indirectly अगर वो retain भी कर रही है firm पैसा, तो that money is going to use for the growth and expansion of the firm and indirectly they are also shareholder also get the benefit। आपकी जो investment opportunity है firm के सामने और जो आपकी जो cost of retain earning है that is less as compared to the cost of which we are going to pay on raising the fund from outside। Then in that case shareholder भी चाहेंगे कि हाँ भाई कंपनी जो है वो रिटेन अर्निंग को यूज कर ले, फिर से री इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि आज अगर जब ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगी, मार्केट प्राइस जो शेयर का बढ़ेगा उस ग्रोथ की वजह से, तो इनडायरेक्टली जो है वो शेयर होल्डर को फिर भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज आगे रेसिडुअल थ्योरी यही कहती है कि अगर तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप बांट दीजिए डिविडेंड, और अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या कर दीजिए, डिविडेंड को रिटेन अर्निंग में यूज करके आप कंपनी में री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इससे वैल्यूएशन ऑफ द फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो अगली थ्योरी है वो हम देखेंगे, उसमें है मॉडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच। देखिए मॉडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच भी यही कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म वेदर द कंपनी इज पेइंग डिविडेंड और वेदर इट इज यूजिंग इट एज रिटेन अर्निंग। तो मॉडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच भी यही एक्सप्रेस करता है अपने व्यूज कि ये भी थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस के साथ ही सपोर्ट कर रहा है, और दे मेंटेन दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस एंड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। लेकिन इसमें जो अजम्पशंस है वो ये अजम्पशन किए गए हैं इस अप्रोच में, जो इररेलेवेंस थ्योरी है, कि दैट इररेलेवेंस थ्योरी में जो अजम्पशंस किए गए हैं वो ये है कि नंबर 1 देयर इज ऑलवेज परफेक्ट कैपिटल मार्केट, और फिर उसके बाद रैशनल इन्वेस्टर्स हैं जो सोचते हैं इन्वेस्ट करते वक्त, यहाँ इस बात को समझते हैं कि हाँ भी अगर डिविडेंड जो है वो ना बांट कर आप रिटेन अर्निंग यूज कर रहे हो कंपनी में, तो इनडायरेक्टली उसको जो शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट होने वाला ही है। और इसके अलावा कि टैक्स बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स, और जो फर्म्स की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर में। तो ये अजम्पशन जो है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, और इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट टू एनीवन, एंड देयर इज नो फ्लोटेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसके अलावा कोई टैक्सेस नहीं है, और जो फर्म है उसकी राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। तो ये सारे अजम्पशंस के बाद जो है, और किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं है रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द फर्म। तो ये सारे जो है इसके जो अजम्पशन है उसके बेसिस में ये जो आपका अप्रोच है और जो आर्गुमेंट्स हैं मॉडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच के, ये हाइपोथेसिस या आप कह सकते हो कि ये अजम्पशंस हैं विच सेज whether you pay the dividend or whether you don't pay the dividend, there won't be any effect on the market price of the shares or valuation of the firm। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उसके पास, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है अपनी सारी रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर के पास, तो इट विल हैव टू रेज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। इससे क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो मार्केट प्राइस है आपके फ्यूचर में उसमें डिक्लाइन होगा। तो देखिए अगर आप डिविडेंड, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो फिर भी आप डिविडेंड दे रहे हैं, तो उसका ये रॉन्ग इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए टू बी मोर स्पेसिफिक, द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले हम करेंगे और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। और उस जो प्रॉब्लम है, ये जो फॉर्मूले हैं, इसमें ये जो
जो आपने देख रहे हैं किस क्या है इनकी फुल एब्रिविएशन, ये भी हम अभी समझेंगे। तो देखिए, आप किसी भी फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूले से आप उसकी रख सकते हैं। जैसे अगर आपने समझ लीजिए लेते हैं पी नॉट का मतलब है P0 या P नॉट का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू D1 का मतलब है डिविडेंड, का मतलब है डिविडेंड और टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, प्लस हम लिखेंगे P1 दैट इज करंट प्राइस, राइट। तो करंट प्राइस और मार्केट प्राइस, इसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। और ये जो P0 था ये मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग है, जबकि ये वाला मार्केट प्राइस एट द एंड है। और डिवाइड करेंगे हम आपके सामने 1 प्लस KE का मतलब है आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको हम करेंगे 1 प्लस KE मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये फॉर्मूले के साथ भी आप क्या समझ सकते हैं, वैल्यूएशन जो है P1 कैन बी डिराइव्ड बाय, इस प्रकार से भी आप ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर के लिए। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर समझ लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, और भी आपके सामने फॉर्मूला जिसको हम साथ साथ में समझते जाएंगे। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और अगर आपने देखना है तो ये देख लीजिए, ये आपके सामने एक वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म, वैल्यू ऑफ द फॉर्म के लिए ये आपका फॉर्मूला है। ये हमने देखा था मार्केट प्राइस के लिए, ये फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म के लिए। देखिए NP0, N का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, N मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। आगे देखिए आपका P0, यहाँ NP0 का मतलब है वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म। देखिए NP0 मीन्स वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म। आगे हम चलेंगे N मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। N का मतलब ये कि यहाँ पर जरूर लिखा होगा मैंने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। आगे देखिए P1 मैंने अभी आपको बताया था मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। -1 माइनस E मीन्स अर्निंग। आगे देखिए I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कि क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये है, एंड K मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर भी I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो देखिए आपका मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला है इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू डिविडेंड जो आप देने वाले हो एट द एंड ऑफ द पीरियड, प्लस P1 दैट इज मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, इन्वेस्टमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये फॉर्मूला है आपका मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। और ये जो है ये था वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म। वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म अभी आपको मैंने बताया NP0 इज इक्वल टू N प्लस M, P1 माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस E। यहाँ पर आपकी जो ये 1 है और यहाँ पर ये आपकी I है, I माइनस I मीन्स इन्वेस्टमेंट, ये देखिए यहाँ पर I का लिखा है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो ये आपके फॉर्मूले। अभी हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और समझेंगे इसको, MM अप्रोच को। देखिए आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने लिखी हुई है उसको मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। ABC लिमिटेड बिलोंग इन रिस्क क्लास फॉर विच द एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%. It currently has outstanding 5,000 shares selling at ₹100. The firm is contemplating the declaration of dividend at the rate of 6 per share at the end of the current financial year. The company expects to have a net income of ₹50,000 and has a proposal for making new investment of ₹1 lakh. Show that under the MM, the payment of dividend does not affect the valuation of the firm. तो अभी इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जो आपके पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसे इन फॉर्मूलों में पुट करके जब आप डिविडेंड दे रहे हो और जब आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, ऐसे हम दोनों केसेस को अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है कि जब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पहले आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, व्हेन द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, जब फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और सेकंड में हम कर देंगे व्हेन द कंपनी not distributing dividend। तो जब कंपनी
डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है और जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अब देखिए आपकी कंपनी में यहाँ पर P1 का मतलब क्या है, देखिए जरा ध्यान से, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इज P1 इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे यहाँ से P1 इज इक्वल टू, देखिए आपको 100 दिया हुआ है प्राइस प्लस 1 प्लस KE को देखेंगे हम, यहाँ पर 10% आपको दिए, यहाँ पर 0.10 लिखेंगे और उसके बाद आपको जो दिए हुए हैं 6, देखिए आपको 6 पर शेयर दिया हुआ है डिविडेंड, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। इसमें आपको यहाँ पर माइनस का निशान है, देखिए ये फॉर्मूला है आपका और इसमें माइनस का निशान है 6 का। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 100 आपका आ गया 100 और यहाँ पर आ गया 1.10 और यहाँ पर करेंगे -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 110, इसमें से 6 माइनस कीजिए, आंसर आपका आ गया 104। तो देखिए जब आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड में हम लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है 1, आपको दिया हुआ है 1, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है आप प्रॉब्लम में देखेंगे, आपको नजर आएगा 1 लाख, इन्वेस्टमेंट नजर आ गया आपको 1 लाख। उसके बाद आप अर्निंग देखिए, अर्निंग आपको दी हुई है 50,000, आप स्टेटमेंट में देखते जाइए 50,000, देखिए 5,000 है तो आपको इनकम दी हुई है 50,000, तो आप ये 50,000 ले लीजिए। उसके बाद देखिए आपको शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर दी हुई है 5,000, मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 के साथ और फिर इसको सॉल्व करेंगे P1 अभी आपका आया था 104। तो इस सारी स्टेटमेंट को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 1 लाख है, 50,000 में से आप 30,000 माइनस कर दीजिए, 1 लाख में से आपके चले जाएंगे, 1 लाख में से आपके 50 माइनस 30 20 रह गए, 1 लाख में से 20 आपके चले जाएंगे, 80,000 आ जाएगा, 80,000 एंड देन डिवाइडेड बाय 104, तो ये आ गया। अब हम वैल्यूएशन ऑफ द फर्म को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और बाद में हम देखेंगे कि कंपनी जो है अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ द फर्म को अच्छी तरह से समझेंगे, पूरी एक स्टेटमेंट बनेगी जिसको हम लिखेंगे। देखिए NP0 आपको नहीं पता, अभी आपने निकालना है। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने आपको दिए हुए 5,000। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे आपका ये जो मार्केट जो आ गया है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, M का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आपके पास पहले कितने थे आउटस्टैंडिंग शेयर्स 5,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए टू बी इशूड 80,000 डिवाइडेड बाय 104। आगे चलेंगे आगे हम देखेंगे आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, माइनस करेंगे अर्निंग 50,000 अर्निंग दी हुई है और फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस KE क्या है 1 प्लस 10/100 दैट इज 10% दी हुई है। इस सारी स्टेटमेंट को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 लाख रुपए, तो ये आपकी वैल्यूएशन आ जाएगी। इसको पूरे को आप सॉल्व कर दीजिए, 1 लाख में से 50,000 माइनस कर दीजिए, आपका 50,000 रह गया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 104 नीचे आ जाएगा और इस पूरी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 5 लाख। इस पूरी स्टेटमेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करना है आपने। आगे चलेंगे तो देखिए आप 5,000 जो है उसको आप 104 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ पर आना चाहिए 5,20,000 प्लस आपका आ जाएगा 80,000 डिवाइड करेंगे हम 104, यहाँ पर आ जाएगा 50,000 डिवाइड करेंगे हम 1.110 से, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, वेरी इजी, अब तो बहुत इजी हो गया है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करके -50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 यू विल गेट 5 लाख। तो ये आपका आ गया है तब जब आप क्या दे रहे हैं, आप डिविडेंड दे रहे हैं। अब हम देखेंगे जब हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो कैसे आपकी सिचुएशन होगी, इसी को सॉल्व करेंगे। बस डिविडेंड को हमने क्या लेना है, यहाँ पर 0 लेना है। आपने डिविडेंड को क्या लेना है, 0 लेना है। व्हेन कंपनी नॉट पेइंग डिविडेंड, तो कैसे हम करेंगे सारे। तो सबसे पहले पहला वाला कर लेंगे प्राइस ऑफ द शेयर। तो प्राइस ऑफ द शेयर में आप देखिए
P1 इज इक्वल टू P0, यही फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस AE और यहाँ पर माइनस B1, सारा कुछ ऐसे ले लेंगे 100 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0.10 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो देखिए कैसे आएगा 100, इसको 1 प्लस 10 कितना आ गया आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 के साथ, इसको 100 नीचे ले जाइए, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 110। तो ये पहला वाला सवाल आपका आ गया। इसका क्या आ गया है ये अब आपका कि प्राइस पर शेयर, अब आपने निकालना, ये आपका आ गया प्राइस पर शेयर। अब आपका सेकंड आपने निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कैसे आएगा देखिए आप, सारा हम ऐसे करेंगे m इज इक्वल टू, आप देखिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है जी, इसमें आपने 50,000 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी अर्निंग, और आगे हम चलेंगे 5,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, राइट, और डिवाइडेड बाय करेंगे हम 110 आपका आया हुआ है प्राइस। अब इसी को हम अगर आप आगे सॉल्व करते हैं 1 लाख तो आ ही जाएगा। अब ये देखिए आप 50,000 यहाँ पर 0 आ गया तो इसमें से माइनस करेंगे हम 50,000 तो आंसर आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 110। तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। अब लास्ट में हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ द फर्म, बस। तो ये आप देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे निकालेंगे, सारा आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। देखिए 5,000 वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस आपका ये आ जाएगा 50,000 प्लस डिवाइड करेंगे 110 के साथ, यहाँ पर फिर आप 1 लाख जो अर्निंग है आपकी, सेम फॉर्मूला जो आपने पहले यूज किया है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 1.10 के साथ, दैट इज 1 प्लस जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, उससे हम सॉल्व करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 5 लाख। तो आप देखिए वैल्यूएशन ऑफ द फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे आप डिविडेंड दें चाहे आप डिविडेंड ना दें। तो ये है इसका अप्रोच, बस इसी के जो अजम्पशन है वही इसके क्रिटिसिज्म बन जाते हैं कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि परफेक्ट जो है वो हमेशा आपका रहेगा, मार्केट परफेक्ट कैपिटल मार्केट हो, डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, और इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में सारी अवेलेबल हो विदाउट एनी कॉस्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है, और कोई फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो जब आप इशू कर रहे हैं सिक्योरिटी, ये भी पॉसिबल नहीं है। टैक्सेस जो है दे डू एग्जिस्ट, ठीक है, एंड देयर इज नॉर्मली डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स, तो एग्जिस्ट करते हैं आपके टैक्सेस, और फर्म डू नॉट फॉलो ए रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ऐसा नहीं होता है, एंड इन्वेस्टर हैव टू पे ब्रोकेज फीस, ये सारा देना होता है, और शेयर होल्डर जो है वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि उनको करंट इनकम मिले। देखिए बर्ड्स इन द हैंड इज, देखिए बर्ड्स इन द हैंड इज ऑलवेज बेटर देन द बर्ड्स इन द बुश। एक बर्ड हो लेकिन हाथ में हो, 2-3 बर्ड्स अगर बुश में है तो वो कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ भी ऐसी है कि हर शेयर होल्डर चाहता है कि उन्हें उसी वक्त डिविडेंड मिले, वाई, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन, वी कांट वेट फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है MM अप्रोच के। तो ये हमने आज देखा था इररेलेवेंट थ्योरी, अगली बार हम देखेंगे रेलेवेंस थ्योरी। तो होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी, आपको पता लगा होगा कि डिविडेंड किसे कहते हैं, ये क्यों पे करनी जरूरी है, और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, या डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल हैं आप कह सकते हैं, या डिफरेंट अप्रोचेज हैं इसके, डिफरेंट थ्योरीज हैं, इसके बारे में आज आपको जरूर पता लगा होगा। आप मेरी इस वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।